हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएमजी क्लासेस पे। दोस्तों, आज आप लोग के लिए लेकर आ गए हैं, जैसा कि आप लोग थंबनेल स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, बीएसईबी 12th फाइनल परीक्षा 2024 के लिए सब्जेक्ट फिजिक्स का अर्थात भौतिक विज्ञान का एनसीईआरटी पूरे बुक से चुनकर लाए हैं। जो मैं बता दूं कि इसमें से 40 क्वेश्चन बताऊंगा, तो 40 में से 35 लाल टॉप क्वेश्चन होने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेगा, और जो भी चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। बाकी चलता हूँ आज का डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आपका स्क्रीन पे शो हो रहा है, जो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन साबित होने वाला है। बोला कि विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र में से किसे त्वरित नहीं करता। क्या बोला यहाँ का बोल रहा है, त्वरित नहीं करता। देखिए, नहीं पूछ रहा उसको बताना दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अर्थात न्यूट्रॉन को। किसका, तो न्यूट्रॉन को त्वरित नहीं करता था, तो राइट आंसर हो गया दोस्तों, ऑप्शन सी हो गया। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। तो आपका सेकंड क्वेश्चन आपका इस प्रकार से स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि परमाणु में द्वितीय कक्षा में इलेक्ट्रॉन किस बल के कारण घूमता है, कौन सा बल के कारण घूमता है। तो इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी ही हो जाएगा। क्या, कुलाम बल के कारण क्या होता है, द्वितीय कक्ष में क्या इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है, किसके कारण, तो कुलाम बल के कारण। तो राइट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन सी हो गया। आगे चलते हैं आपका अगला क्वेश्चन पे, तीसरा क्वेश्चन पे। थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है, तो चलिए इसको अच्छा से देख लेते हैं। बोल रहा है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के दृश्य क्षेत्र का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया था, कौन सा वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के दृश्य भाग को अध्ययन किया था। तो कौन किया था दोस्तों, तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए अर्थात किसने, तो बाम्बर ने सबसे पहले किए थे। करेक्ट आंसर हो गया दोस्तों, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे चलते हैं अगला चौथा क्वेश्चन पे। तो चौथा क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि नाभिकीय घनत्व का क्रम होगा, कौन सा क्रम होता है नाभिकीय घनत्व का। तो 4 का राइट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन बी होगा 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर। क्या, किलोग्राम पर मीटर होता है दोस्तों, राइट आंसर हो गया, ऑप्शन बी हो गया। आगे चलते हैं पांचवा क्वेश्चन पे। पांचवा पढ़ा दोस्तों को, नाभिकीय घनत्व की कोटि अर्थात केजी पर मीटर क्यू में कितना होता है, किसका, तो नाभिकीय घनत्व का जो कोटि होता है पर मीटर क्यू, केजी पर मीटर क्यू में कितना होता है दोस्तों। तो 5 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी अर्थात 10⁻17। और देखिए, आप लोग बार बार कमेंट कर रहे हैं सभी को लाइव क्लास लाइव क्लास। तो बता दूं कि आप लोग को सूचित कर दूं कि लाइव क्लास बहुत जल्द समाप्त, बहुत जल्द स्टार्ट किया जाएगा। ऐसे ही मेरा जो फर्स्ट चैनल था गुरु मस्ती जीएनएमटी, उस पर चल रहा था लाइव क्लासेस, लेकिन कुछ टेक्निकल इश्यू की वजह से उस चैनल को थोड़ा रिड्यूस कर दिया गया है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ इस चैनल जीएमजी क्लासेस को फुल सपोर्ट करिए, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करके, ताकि बहुत जल्द लाइव क्लास भी स्टार्ट हो जाएगा। तो चलता हूँ आज का डायरेक्ट क्वेश्चन करो। जो भी लाइव क्लास जब स्टार्ट होगी तो आपका नोटिफिकेशन सबसे पहले शेड्यूल लग जाएगा, और टेलीग्राम पर जो ज्वाइन है वहाँ आपको पता चल जाएगा कि कहीं ना से चालू होने वाला है। तो चलता हूँ आज का अगला क्वेश्चन पे। पाँचवा हो गया, छठा पे बाकी सूचित कर दिया जाएगा। छठा बोल रहा कि कैथोड किरणों में निहित होता है, कैथोड किरणों में क्या निहित रहता है। तो 6 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, तो ऑप्शन बी हो गया था, तो मंद इलेक्ट्रॉनों की धारा। क्या, उसमें कैथोड किरणों में क्या निहित रहता है, तो मंद इलेक्ट्रॉनों की धारा निहित रहता है। इसलिए जो राइट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन बी हो गया। आगे चलते हैं आपका अगला क्वेश्चन पे, सातवां पे। सातवां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए आपका स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। और देखिए अब एग्जाम का टाइम करीब करीब आपका, तो सभी का सिलेबस तो करीब करीब लास्ट के कगार पर पहुंचा हुआ होगा। इसलिए आप सीरियस लेके पढ़ना है, इंतजार नहीं, क्योंकि इंतजार करने वालों के लिए उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ जाते, मेहनत करने वाले छोड़ जाते हैं। इसलिए एग्जाम के लिए इंतजार नहीं, बल्कि मेहनत करना सीख जाइए। मात्र 2 महीने बचा हुआ है, 2 से 3 महीने बचा हुआ है, समझे। आगे देखिए सातवां क्या बोल रहा है कि गामा किरणों की उच्च वेधन क्षमता का जो कारण होता है, वो उसका कारण कौन है, कम तरंगदैर्घ्य कारण है, या अधिक तरंगदैर्घ्य, या आवेश का ना होना, या अधिक आवेश का होना। तो 7 का राइट आंसर हुआ दोस्तों, ऑप्शन ए अर्थात कम तरंगदैर्घ्य। क्या बोल रहा है कि गामा किरणों की उच्च वेधन क्षमता का जो कारण होता है वो क्या, कम तरंगदैर्घ्य के कारण गामा किरण के क्या उच्च वेधन क्षमता होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ये हो गया दोस्तों। आगे चलते हैं आठवां क्वेश्चन पे। आठवां बोल रहा दोस्तों कि निम्नलिखित में कौन विद्युत चुंबकीय तरंग वाले गुण का है। देखिए, का है पूछ रहा, नहीं, बल्कि का है पूछ रहा, नहीं पूछ रहा है। तो कौन हो गया, अल्फा किरण होगा, बीटा किरण होगा, गामा किरण होगा, या इनमें से कोई नहीं हो गया। तो बता दूं दोस्तों कि 8 का राइट आंसर हो गया, ऑप्शन सी हो गया, अर्थात गामा किरणें होता है। कौन, कि विद्युत चुंबकीय तरंग वाला गुण का होता है कौन, तो गामा किरणें होता है दोस्तों। आगे चलते देखिए, आप लोग के लिए होमवर्क देते हैं एक क्वेश्चन। आप लोग बहुत अच्छा से, बहुत बहुत थैंक्स, वेरी गुड। आप लोग उसका राइट सभी को कमेंट किए हैं और जवाब दिए हैं। चलिए इसमें भी आगे चल के HW दे देंगे आप लोग के लिए कमेंट के माध्यम से बताने के लिए। नौवां बोल रहा है कि गामा किरणों को होता है, गामा किरणों में क्या समाहित होता है, या क्या उसमें कोई परिवर्तन होता है, चेंज होता है। तो बता दूं दोस्तों कि 9 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए होता था क्या, शून्य आवेश और शून्य द्रव्यमान, अर्थात क्या, जीरो आवेश और जीरो
क्या शून्य द्रव्यमान होता है किसमें, तो गामा किरणों में होता है। इसलिए जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन ए हो गया। आगे चलते हैं 10वां क्वेश्चन पे। 10वां बोला दोस्तों कि निम्न विद्युत चुंबकीय तरंगों में किसका तरंगधार्य सबसे छोटा होता है, सबसे छोटा किसको होता है, तो 10 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी अर्थात गामा किरणों का होता है। किरणों तो गामा किरणों का क्या बोला कि तरंगधार्य सबसे छोटा होता है, ये तो आप लोगों को पता है। चलते हैं आगे 11वां पे। 11वां में क्या बोल रहा है दोस्तों, जब कोई रेडियो सक्रिय तत्व कण उत्सर्जित करता, क्या कण उत्सर्जित करता है, तो इसका द्रव्यमान संख्या क्या होता है, इसका जो द्रव्यमान संख्या होता है वो क्या होता है, तो 11 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी अर्थात क्या घटती है तथा इसकी परमाणु संख्या भी घटता है। जब कोई रेडियो सक्रिय तत्व कण उत्सर्जित किया जाता है ना, तो इसका द्रव्यमान संख्या क्या होता है, तो द्रव्यमान संख्या घटता है और इसका जो परमाणु संख्या है वो भी घटता है, दोनों क्या होता है रिड्यूस होते चला जाता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो गया दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं 12 पे। देखिए एक दिन भी क्लास बंद नहीं है क्योंकि दिवाली था, दिवाली में भी क्लास बंद नहीं रहा और छठ आने वाला, छठ में भी क्लास बंद नहीं रहेगा भाई, क्योंकि टाइम बहुत ही नज़दीक आ चुका है। इसलिए आप लोग प्रतिदिन क्लास करते रहिए, चाहे घरे रहिए या कहीं भी रहिए, क्योंकि ऑनलाइन का ज़माना है। कहीं भी मोबाइल ऑन कर लीजिए और अपना क्लास को कंटिन्यू करते रहिए, समझे। आगे देखिए 12 पे कि बीटा किरणें विक्षेपित होती है, बीटा किरणें विक्षेपित होती है किसमें या क्या कौन सा क्षेत्र में विक्षेपित किया जाता है, तो 12 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी हो गया था। तो क्या बोल रहा था, थोड़ा सा ऊपर करते हैं 12 का डी में क्या बोल रहा था कि चुंबकीय एवं विद्युतीय क्षेत्र दोनों में क्या बीटा किरणें जो विक्षेपित होता है दोस्तों, वो चुंबकीय एवं विद्युतीय क्षेत्र दोनों में विक्षेपित किया जाता है। इसलिए जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन डी हो गया। चलिए आगे चलते हैं 13 पे क्या बोला दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसकी भेदन क्षमता महत्तम होता है, मतलब सबसे अधिक भेदन क्षमता वाला कौन है। अगर एक्स किरणों है या कैथोड किरणों का है या अल्फा किरणों का है या गामा किरणों का है, तो 13 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी अर्थात गामा किरणों का जो क्या होता है, तो भेदन क्षमता सबसे महत्तम अर्थात सबसे अधिक गामा किरणों का भेदन क्षमता या भेदन क्षमता भी देता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी याद कर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। सपोर्ट के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ, आप लोग का लग रहा है सर ये तो आप लोग आपका नया न्यू चैनल है, क्या बता पाएंगे, तो बता दूं कि मेरा न्यू चैनल नहीं बल्कि मेरा ये सेकंड चैनल है। फर्स्ट चैनल का नाम गुरु मस्ती GNMT है। आप यूट्यूब पे जाकर सर्च मारकर देख सकते हैं। उस पर भी बहुत ललन टॉप क्वेश्चन बताया गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बताया गया और चैप्टर बाय चैप्टर बताया गया है गुरु मस्ती GNMT पर। आप सर्च मारकर वहाँ चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव जाकर देख सकते हैं, लाइव सेशन में और वीडियो सेशन दोनों में। देखिए 14 में बोला कि बीटा किरणें तेजी से चलने वाले, क्या बीटा किरणों तेजी से चलने वाला है, मतलब बीटा किरण में जो तेजी से चलने वाला तत्व है जो कौन है, तत्व या कुछ सामग्री कहा जा सकता है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है या इनमें से कोई नहीं। तो 14 का राइट आंसर क्या हो गया दोस्तों, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अर्थात इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन क्या बीटा किरणें तेजी से चलने वाला कौन है, तो इलेक्ट्रॉन। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन पे 15 में क्या बोला दोस्तों, थोड़ा सा छोटा कर दें ताकि आप लोग का सही से दिखाई देवे। बोल रहा है कि रेडियो न्यूक्लियाइड के अपक्षय, क्या रेडियो न्यूक्लियाइड के अपक्षय नियतांक के व्युत्क्रम को कहा जाता है। व्युत्क्रम को क्या कहा जाता है, अर्ध आयु कहा जाता है या कुल आयु कहा जाता है या औसत आयु कहा जाता है या इनमें से कोई नहीं। तो 15 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है, औसत आयु कहा जाता है। क्या औसत आयु, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो गया। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन पे 16वां क्वेश्चन पे, क्योंकि 15 को हो गया। 16वां में क्या हो रहा है दोस्तों कि नाभिकों के मिलने और एक नए न्यूक्लियस अर्थात नाभिक के बनने और ऊर्जा के मुक्त होने की घटना को क्या कहा जाता है, मतलब ये एक तरह से परिभाषा दिया गया है, तो ये किसको क्या कहेंगे, तो 16 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए अर्थात नाभिकीय संलयन कहेंगे, अर्थात क्या फ्यूजन, क्या बोलते हैं संलयन को फ्यूजन बोला जाता है। तो राइट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन ए हो गया, मतलब ये जो दिया गया है परिभाषा वो ऑप्शन ए अर्थात नाभिकीय संलयन का दिया गया है। आगे चलते हैं आपका अगला क्वेश्चन पे 17 पे बोल रहा है दोस्तों प्रति क्या बोल रहा है कि प्रति न्यूक्लियॉन के द्रव्यमान क्षति को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, पैकिंग फ्रैक्शन कहा जाता है या ऊर्जा ह्रास कहा जाता है या संवेग ह्रास कहा जाता है या इनमें से कोई नहीं। तो 17 का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए अर्थात पैकिंग फ्रैक्शन कहा जाता है। क्या कि प्रति न्यूक्लियॉन द्रव्यमान क्षमता की क्षति को पैकिंग फ्रैक्शन अर्थात राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए हो गया। चलिए आगे चलते हैं 18 पे। बता दूं ना, बताऊं स्टार्टिंग में बताऊं ना कि मैं इसमें 40 क्वेश्चन बताऊंगा, जो 40 में से 35 क्वेश्चन सीधा एग्जाम हॉल में छपेगा ही छपेगा, तो आप लोग कंठस्थ रूप से याद कर लीजिएगा। देखिए 18 पे क्या बोल रहा है कि नाभिकीय रिएक्टर में कंट्रोल रोड अर्थात
कैडमियम का प्रयोग किया जाता है, मतलब कि नाभिकीय रिएक्टर में कैडमियम का जो प्रयोग किया जाता है दोस्तों, वो किसके लिए किया जाता है, कौन सा परिवर्तन के लिए, चेंज के लिए, या किसके लिए किया जाता है? तो 18 का राइट आंसर हुआ दोस्तों ऑप्शन बी, अर्थात क्या न्यूट्रॉन अवशोषित करने के लिए, क्या न्यूट्रॉन अवशोषित करने के लिए नाभिकीय रिएक्टर में कैडमियम का प्रयोग किया जाता है। इसलिए जो राइट आंसर था दोस्तों वो ऑप्शन बी हो गया। आगे चलते हैं आपका अगला क्वेश्चन पे 19वां क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। बोल रहा है कि निम्नलिखित में किस कैंसर के उपचार में प्रयोग किया जाता था? कैंसर आप लोग को पता है, ब्लड कैंसर, रक्त कैंसर, तो उसी को बोल रहा है कि कैंसर के जो उपचार में जो प्रयोग किया जाने वाला तत्व है या सामग्री है वो किसको प्रयोग करते हैं? तो 19 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी, था कोबाल्ट 60 का, कितना? तो कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है कैंसर का उपचार या ठीक करने में दोस्तों। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी कंठस्थ रूप से आप लोग याद कर लीजिएगा। आगे चलते हैं 20 पे, 20 अर्थात 20 में 20वां क्वेश्चन बोला दोस्तों, किसी परमाणु का नाभिक अर्थात न्यूक्लियस जो बना होता है वो किसका बना होता है? तो आप लोगों को तो पता है, चलिए इसको HW देते हैं, चलिए इसको हम HW देते हैं। आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, और पिछल का जो HW दिए थे आप लोग बहुत अच्छे से उसको समझें और कमेंट के माध्यम से रिप्लाई कर दिए, तो बहुत अच्छा, वेरी गुड, थैंक्स जो उसका रिप्लाई दिए। और 20 का भी छोड़ा, उसको जो आप लोग का कमेंट करना होगा तो 20 के इसी तरह से लिख दीजिएगा, और जो राइट आपको लगा, ए लगा, बी लगा, सी लगा या डी लगा, जो आपका राइट लगे इस तरह से आप कमेंट कर देंगे, ताकि हमें समझ में आ जाएगा कि हाँ जो HW दिए थे उसका ही रिप्लाई किया गया है। तो चलते हैं आगे 21वां क्वेश्चन में दोस्तों। 21वां क्या बोल रहा है, देखिए आपका स्क्रीन पे इस प्रकार से दिखाई दे रहा है, पर कि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन, क्या थोड़ा सा 1 मिनट, बोल रहा कि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन एक साथ रह पाते, किसके कारण बोल रहा कि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन एक साथ रह पाते हैं? तो 21 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, अर्थात नाभिकीय बल के कारण। क्या? नाभिकीय बल के कारण। तो क्या होता है, P+N होता है ना नाभिक में, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, और इसका जो 20 का जो HW दिया गया है वो यही पूछ रहा था, तो आप लोग इसको देख के भी उसको बता कमेंट कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं 22 पे दोस्तों। 22 में बोला कि एक अल्फा कण बना होता है, एक अल्फा कण किससे बना होता है? देखिए बहुत टीडियस क्वेश्चन दिया गया है, तो इसको पहले आप VVI मार लीजिए फॉर एग्जाम 2024 के लिए। तो 22 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, क्या? 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन हो जाएगा। एक अल्फा कण किससे बना होता है? तो 2 को प्रोटॉन होता है उसमें, और 2 को क्या? न्यूट्रॉन होता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो गया दोस्तों। आगे चलते हैं 23 पे। 23 में बोल रहा है कि परमाणु क्रमांक है, परमाणु क्रमांक कौन सा संख्या से बना होता है या कौन सा संख्या उसमें समाहित होता है? तो 23 का राइट आंसर जो होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या। परमाणु क्रमांक क्या है? तो नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो गया। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों 24 पे, 23वां हो गया। 24 में चलिए इसका राइट आंसर इसको यहाँ दिया गया है, यहाँ से आप लोग बता सकते हैं। बोला कि द्रव्यमान द्रव्य तरंग की परिकल्पना किया था, मतलब द्रव्य तरंग की जो परिकल्पना किए थे वो किसने किए थे दोस्तों? तो राइट आंसर यहाँ दिया गया क्या? डी ब्रोगली में, डी ब्रोगली ने करेक्ट आंसर इसका राइट आंसर हो गया। डी ब्रोगली ने सबसे पहले द्रव्य तरंग की परिकल्पना किए थे, मतलब खोज किए थे। आगे चलते हैं दोस्तों 25 पे। 25 बोल रहा है कि हीलियम परमाणु की सही रचना, क्या हीलियम परमाणु का जो सही रचना है दोस्तों वो क्या है? तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी था, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब 2 सभी क्या होता है? 2 उसमें उपस्थित रहता है, किसमें? तो हीलियम परमाणु में रहता है, समझे? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी आप लोग कंठस्थ रूप से याद कर लीजिएगा एग्जाम हॉल में, मतलब कि घुसने से पहले। चलिए आगे चलते हैं 26 में दोस्तों। 26 में क्या बोल रहा है, बहुत ही इजी और लॉलीपॉप क्वेश्चन है। बोल रहा है कि परमाणु के नाभिक में अवश्य रहेगा, मतलब कि परमाणु के नाभिक में कौन कौन रहेगा? तो पहले आप लोग कमेंट के माध्यम से बता चुके हैं, क्या P+N रहता है। तो कौन कौन? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अवश्य रूप में रहेगा। तो कौन होगा दोस्तों? तो राइट आंसर ऑप्शन ये हो गया प्रोटॉन। और यहाँ न्यूट्रॉन भी दिया गया, क्या यहाँ दिया गया? क्या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी दिया गया है। न्यूट्रॉन भी अगर दोनों रहता तो दोनों मार सकते हैं, नहीं तो कोई एक मार दीजिए, आप लोग कंठस्थ रूप से सही हो जाएगा। या तो बी मार दीजिए या ए मार दीजिए, क्योंकि यहाँ टाइपराइटर में होता है ऐसे टाइप कर दिए गए हैं। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते 27 पे। 27 में क्या बोला दोस्तों? 27 में बोल रहा कि न्यूट्रॉन की खोज करने का श्रेय निम्नलिखित में से किसे है? मतलब न्यूट्रॉन का खोज किसने किए थे? तो वो वाला ट्रिक आप लोग को पता है ना, ईट पग नाचे, ईट पग नाचे, समझे? तो न्यूट्रॉन पर ईट पग नाचे, नाचे नाचे, ना से क्या हो गया न्यूट्रॉन, चे से क्या हो गया चैडविक। तो राइट आंसर 27 का क्या होगा दोस्तों? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो गया था चैडविक ने। किसने किए थे? तो चैडविक ने सबसे पहले न्यूट्रॉन का खोज कर पाए थे। तो 27 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो ऑप्शन डी था चैडविक हो गया। चलिए आगे चलते हैं
8 पे 28 में क्या बोल रहा है कि उत्सर्जन रेखीय स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। मतलब कि उत्सर्जन रेखीय स्पेक्ट्रम जो प्राप्त होता है वो किससे प्राप्त किया जाता है? तो 28 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए अर्थात सोडियम वाष्प लैंप से। क्या सोडियम वाष्प लैंप से क्या? तो उत्सर्जन रेडियो स्पेक्ट्रम प्राप्त किया जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो गया दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं धीरे धीरे कदमों से बढ़ते हुए आपका अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पर 29 पे 29 में बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसे विभाजित नहीं किया जा सकता? किसको विभाजित नहीं कर पा सकते हैं किसी भी हर हाल में? परमाणु को या धन आयन को या नाभिक को या प्रोटॉन को? तो 29 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो ऑप्शन डी हो गया प्रोटॉन को। क्या? पी को कभी भी विभाजित नहीं किया जा सकता। भूतो ना भविष्य थे, मतलब भूत में हुआ है और ना भविष्य में इसको विभाजित कर पा सकते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों 30 पे 30वां में क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन आवेश रहित कण है? आवेश रहित कौन है? अल्फा कण है, बीटा कण है, प्रोटॉन है या फोटोन है? देखिए यहाँ प्रोटॉन दिया गया है, यहाँ फोटोन दिया गया है। तो 30 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी अर्थात प्रोटॉन को क्या बोला? आवेश रहित कण कौन है? तो प्रोटॉन हो जाएगा अर्थात पी हो गया। और सबसे शक्तिशाली यही है, पी ही है। आगे चलते हैं 31 पे दोस्तों अर्थात 31 पे थोड़ा सा बड़ा करते हैं ताकि आप लोग का सही से दिखाई दे। बोल रहा है कि जिस प्रक्रिया द्वारा एक भारी नाभिक लगभग समान द्रव्यमान वाले दो हल्के नाभिक में विभक्त हो जाता है उसको क्या कहता है? देखिए इसको जाहिर सी बात है आप लोग समझने का कोशिश करिएगा कि एक भारी नाभिक है, समझे? मतलब माना कि क्या बोले कि एक लड्डू है, अब उसको 4 भाग में विभक्त कर दिए, समझे? 4 को भाग में काट दिए तो उसको क्या हो गया? सामने मतलब जुड़ गया, विखंडन मतलब टूट गया, प्रकाश विद्युत प्रभाव हो गया या रेडियो सक्रियता। तो क्या हो गया दोस्तों? तो आप लोग समझ सकते क्या? विखंडन था, टूट गया। एक लड्डू था उसको 4 भाग में विभक्त कर दिए, मतलब अलग अलग बिखर गया था, तो विखंडन हो गया उसका। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो गया। मतलब एक भारी नाभिक दो हल्के नाभिक में विभक्त हो जाने की प्रक्रिया को विखंडन बोला जाता है। आगे चलते हैं 32 पे दोस्तों 32 में क्या बोल रहा है कि सूर्य की ऊर्जा का कारण, सूर्य की ऊर्जा का जो कारण है वो किसका कारण है? तो देखिए आप लोग कमेंट कर रहे हैं सर जल्दी लाइव क्लास कराइए, एग्जाम का टाइम निकट हो चुका है। तो देखिए टेंशन लेना नहीं है, टेंशन लेना नहीं बल्कि टेंशन देना है, क्योंकि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, और ऐसे थक कर मत बैठ ऐ मेरे मंजिल के मुसाफिर, क्योंकि एक दिन मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। इसलिए आप लोगों को टेंशन लेना नहीं है बल्कि टेंशन देना है। क्या बोले सूर्य की ऊर्जा का कारण क्या? सूर्य की ऊर्जा का कारण क्या है दोस्तों? तो 32 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी था, तो नाभिकीय संलयन। क्या? नाभिकीय संलयन हो जाएगा। और एक बोलना चाहता हूँ कि तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना कम कर दे, तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना कम कर दे, और तू जिंदा है पढ़ाई के नाक में दम कर दे, अर्थात बिहार बोर्ड के नाक में दम कर दे। 33 में बोला दोस्तों कि नाभिकीय अभिक्रिया में संरक्षित भौतिक राशियां कौन सा है? संरक्षित भौतिक राशि पूछ रहा है दोस्तों। तो 33 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी अर्थात उपयुक्त सभी। मतलब कौन कौन? तो कुल आवेश भी हो जाएगा, रेखीय आवेश भी हो जाएगा, और कोणीय संवेग भी हो गया। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी अर्थात इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए आगे चलते दोस्तों 34 पे 34 पे बोला कि अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिक क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। देखिए अच्छा क्या होता है ऑब्जेक्टिव, मतलब अर्धचालक और इलेक्ट्रॉनिक। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एम कक्षा में क्यों में बोला एम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है दोस्तों वो कितना होता है? तो 34 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी था 18। कितना? 18। 2 8 18 क्या होता है? 2 8 18 32। तो एम में कितना हो गया दोस्तों? तो 18 हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं 35 पे बोला दोस्तों क्या बोला कि निम्न में से कौन सा अर्धचालक का उदाहरण नहीं है? देखिए यहाँ आप लोग ध्यान दीजिए विशेष रूप से, नहीं है सो पूछ रहा कि अर्धचालक का उदाहरण नहीं है उसको बताना हम लोग का। तो 35 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी था लिथियम। क्या? लिथियम उसमें अर्धचालक उपस्थित नहीं रहता, बल्कि कार्बन में अर्धचालक होता है, जर्मेनियम में होता है, सिलिकॉन में होता है, समझे? आगे चलते हैं 36 पे दोस्तों 36 पे क्या बोल रहा है? थोड़ा सा देख लीजिए, थोड़ा सा छोटा करते हैं ताकि आप लोग सही से दिखाई दे पाए। बोल रहा है कि शुद्ध जर्मेनियम को एन टाइप अर्धचालक बनाने के लिए उसमें मिश्रित किए जाने वाले अपद्रव्य कौन सा है? बहुत ही लॉलीपॉप क्वेश्चन समझे, बहुत ही लॉलीपॉप मतलब कि मस्ट क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको कंठस्थ रूप से याद कर लीजिएगा। एंटीमनी है, एल्यूमिनियम है, गैलीनियम है या बोरॉन है? तो 36 का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए अर्थात एंटीमनी होता है। कौन होता है? तो एंटीमनी। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट के माध्यम से याद कर लीजिएगा, बहुत अच्छा रहेगा। आगे चलते हैं दोस्तों 37 पे 37 में क्या बोला दोस्तों कि एन टाइप अर्धचालक में विद्युत चालन का कारण, एन टाइप अर्धचालक में विद्युत चालन का जो कारण होता है वो कौन सा होता है? तो 37 का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी अर्थात क्या इलेक्ट्रॉन के कारण। किसके कारण? तो इलेक्ट्रॉन के कारण। आप लोग याद कर लीजिएगा ऑप्शन सी राइट आंसर हो गया। आगे चलते हैं 38 पे 38 पे देखिए
क्या बोल देखिए, जितना भी इसमें ऑब्जेक्टिव की जो बता रहा हूँ 40 को मात्र बताया हूँ, 40 में से क्या 35 जो लॉलीपॉप की जो है ललन टॉप है, मस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं पूरे एनसीईआरटी बुक से चुनकर लाया हूँ। देखिए आगे बोल रहा है 38 में क्या बोल रहा है कि एन टाइप या एन संधि डायोड के अवक्षय क्षेत्र में आवेश वाहक होता है। आवेश वाहक कौन होता है? तो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, अर्थात इलेक्ट्रॉन व कोटर दोनों का। इलेक्ट्रॉन व कोटर दोनों नहीं होता, 100 बार इलेक्ट्रॉन और कोटर दोनों नहीं होता। देखिए इसको आप लोग कंठास रूप से याद कर लीजिएगा, नहीं पूछ रहा, नहीं, समझे। चलिए आगे चलते हैं 39 पे दो बोल रहा दोस्तों कि अर्धचालकों की चालकता पर ताप से क्या प्रभाव पड़ता है। ताप से, टेम्परेचर से उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, समझे। तो 39 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए हो गया, ताप बढ़ने पर क्या बढ़ता है। क्या अर्धचालक की चालकता मतलब ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो ताप के बढ़ने पर क्या होता है, वो भी बढ़ता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो गया। आगे चलते हैं दोस्तों 40 पे 40 पे देखिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला भी, और अंत भला तो सब भला। बोला कि दो निवेश ए और बी वाले ओर गेट, क्या बोला, ओर गेट के लिए शून्य होने के लिए आवश्यक क्या होता है दोस्तों, तो ओर गेट के लिए बता दूं, यहाँ ए लिख देता हूँ और यहाँ बी लिख देता हूँ दोस्तों। तो ओर गेट के लिए क्या होता है, तो ओर गेट के लिए होता है ए का मान कितना होता है, तो ए का मान होता है 0 और बी के मान भी होता है कितना, 0। तो देखिए कहाँ दिया गया है, ए का मान 0, बी का मान तो फर्स्ट में ही दिया गया है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो गया। ओर गेट के लिए ए का मान 0 और बी के मान 0 हो गया। इसको बुलियन व्यंजक बोलते, क्या बोलते हैं इसको, बुलियन व्यंजक बोला जाता है। आप लोग को पढ़ाई हुआ होगा, अगर नहीं भी पढ़ाई हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं यहाँ लेकर आ गया हूँ ऑब्जेक्टिव। आप लोग प्रतिदिन देखते रहेगा और चैनल को सब्सक्राइब करके। आगे चलता हूँ, आगे नहीं है क्योंकि मैं बताया स्टार्टिंग में ही बताए थे कि मात्र 40 क्वेश्चन है, जिसमें 35 क्वेश्चन बहुत ही लॉलीपॉप है, ललन टॉप है। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग। सपोर्ट के लिए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना नहीं भूलेगा। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका प्यारा सा साथी भाई STN सर। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास के सेट में अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।